Dear students and dear friends, welcome again on our YouTube channel E-Shiksha Rajasthan. We are continuing our chapter Crop Production and Management. Till previous class, we finished the topic our agriculture, introduction to agriculture. Then we started basic practices of crop production, under which we finished plugging, leveling, plugging tools, plugging machineries, then sowing of the seeds, then fertilizer and manure. In today's class, we are going to cover following topics under basic practices of crop production, point 4 irrigation and point 5 crop protection. Under irrigation, we cover introduction, benefits and methods. Under crop protection, we cover eradications of weeds, protecting from diseases and pests, natural calamities and animals. बच्चों, आज की इस क्लास में हम बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के अंडर इरिगेशन और क्रॉप प्रोटेक्शन टॉपिक कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज की क्लास हम शुरू करेंगे इरिगेशन वर्ड के साथ. इरिगेशन वर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है सिंचाई. सिंचाई वो पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का जिसमें फसल को पानी दिया जाता है टाइम टू टाइम प्रॉपर इंटरवल के बाद. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन, सिंचाई. चलिए शुरू करते हैं. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव. जितनी भी लिविंग बींग्स है, जितनी भी जीव है, उन सबको जिंदा रहने के लिए पानी की सख्त जरूरत होती है. चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, प्लांट्स हो, कोई भी, उन सबको ये पानी रेगुलरली चाहिए जिंदा रहने के लिए. वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. वाटर प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है. और प्लांट में फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट, उनके भी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वाटर जरूरत होता है. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स. और पानी एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? जो प्लांट की रूट्स होती है उनके थ्रू पानी एब्जॉर्ब होता है, जो सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है. अलोंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब. पानी के साथ साथ ही सॉइल में प्रेजेंट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और प्लांट में सभी पार्ट्स तक पहुंचते हैं. प्लांट नीड वाटर फॉर जर्मिनेशन. प्लांट को पानी की जरूरत किस किस के लिए होती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और सीड्स को जर्मिनेशन के लिए, अंकुरित होने के लिए. ड्रॉइंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट को ड्रॉ करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए. प्रिपेयरिंग देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. उसके अलावा उनके फूड को फोटोसिंथेसिस के द्वारा तैयार करने में भी वाटर की जरूरत होती है. द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर. पानी की सप्लाई करने का जो प्रोसेस है, किसको? टू क्रॉप्स इन द फील्ड. फसल को खेत में एट डिफरेंट इंटरवल, प्रॉपर डिफरेंट गैप के बाद में, इज कॉल्ड इरिगेशन. मतलब क्या हुआ कि पूरे खेत में फसल को पानी सप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? इरिगेशन, सिंचाई. इट वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. ये अलग अलग हो सकता है क्रॉप टू क्रॉप, मतलब फसल से फसल में. किसी फसल को कम पानी की जरूरत होती है, किसी फसल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है. सीजन टू सीजन, मतलब मौसम से मौसम भी पानी की जरूरत अलग अलग होती है. गर्मी के मौसम में ज्यादा पानी की जरूरत होती है, सर्दी के मौसम में कम पानी की जरूरत होती है. एंड सॉइल टू सॉइल, और मिट्टी से मिट्टी भी ये वेरी करता है. किसी मिट्टी में ज्यादा पानी की जरूरत होती है, किसी मिट्टी में कम पानी की जरूरत होती है. ऐसी मिट्टी जो वाटर को ज्यादा टाइम होल्ड कर सकती है उसमें कम पानी की जरूरत होती है, और ऐसी मिट्टी जो वाटर को होल्ड नहीं कर सकती उसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है. आगे बढ़ते हैं. इन समर सीजन
फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज मोर ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने अभी बताया सीजन टू सीजन वेरी करता है, वही चीज है। गर्मी में पानी की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि ज्यादा पानी इवापोरेट होके उड़ जाता है फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। और पानी उड़ता कहां से? डायरेक्ट ग्राउंड से भी, सॉइल से भी उड़ता है और प्लांट की लीव्स से भी इवापोरेट होता है। इन केस ऑफ व्हीट, गेहूं के केस में इरिगेशन इज रिक्वायर्ड एट इंटरवल्स। सिंचाई प्रॉपर इंटरवल के बाद में जरूरत होती है। बट चावल के केस में पूरी फसल बोने से लेके काटने से पहले तक रेगुलरली फसल पानी में ही होती है। इन केस ऑफ व्हीट, इरिगेशन इज रिक्वायर्ड एट इंटरवल ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। गेहूं के केस में प्लांट की जैसे जैसे ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ के हिसाब से अलग अलग टाइम पे पानी की जरूरत होती है। वाइल राइस क्रॉप रिक्वायर्ड स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड, जबकि चावल के केस में क्या होगा? परमानेंट पानी भरा हुआ ही रहना चाहिए खेत में। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, पानी हमें इरिगेशन के लिए कहां से मिलता है? द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, एक कुएं, ट्यूबवेल्स, नलकूप, पॉन्ड्स तालाब, लेक्स झीलें, रिवर्स नदियां, डैम्स बांध एंड कैनाल्स नहरें। बच्चों मैं बार बार हर एक क्लास में कहता हूं, आप एक नोटबुक साथ में रखिए, क्लास जब भी अटेंड करते हैं जो भी न्यू वर्ड आता है जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है वो वर्ड उसमें लिखते रहिए और अपनी वोकेबुलरी रेगुलरली इंक्रीज करते रहिए। जैसे ये सारे नए वर्ड्स होंगे आपके लिए, वेल्स कुएं, ट्यूबवेल्स नलकूप, पॉन्ड्स तालाब, लेक्स झीलें, रिवर्स नदियां, डैम्स बांध एंड कैनाल्स नहरें। ये सारे सोर्सेज होते हैं वाटर के जो कि हमें इरिगेशन में हेल्पफुल होते हैं और इन्हीं से हमें पानी मिलता है। अब बेनिफिट्स पढ़ते हैं क्रॉप को इरिगेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ऊपर के हम पैरा में वैसे पढ़ चुके हैं, वो की वो चीजें हैं, पर उसको एक जगह कर दिया गया है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए और इजीली याद हो जाए। चलिए देखते हैं किस किस लिए काम आता है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं इरिगेशन के। फर्स्ट है सीड जर्मिनेशन, मतलब बीज को उगाने में, ये भी चीज हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी पानी की जरूरत होती है। फिर है वाटर राइजेस अप टू द लीव्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पानी पत्तियों तक पहुंचता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स रिच वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट विद द वाटर, जो न्यूट्रिएंट रूट से एब्जॉर्ब होते हैं वो पानी की सहायता से ही, वाटर की सहायता से ही सारे प्लांट में पहुंचते हैं, सारे फ्रूट में, फ्लावर्स में, लीफ में, सभी जगह तक वो न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इरिगेशन के मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जो इरिगेशन के मेथड है, सिंचाई के मेथड, उनको दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड और सेकंड है इसमें मॉडर्न मेथड। सबसे पहले हम कवर करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स वो मेथड है जब लाइट या ऐसी कोई भी चीजें हमारे यूज में कम आती थी, करंट की अवेलेबिलिटी खेतों पे नहीं थी, तो ह्यूमन या एनिमल की हेल्प से पानी जो है कुएं में से या नहर में से खेत में पहुंचाया जाता था। शुरू करते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल इज लिफ्टेड अप, जो पानी कुओं में, झीलों में या नहरों में अवेलेबल होता है उसको क्या करते थे, वो लिफ्ट अप, ऊपर उठा के काम में लेते थे। बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के मेथड यूज में लिए जाते थे, वहां की कंडीशन के हिसाब से, वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, वाटर के लेवल के हिसाब से, फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, और उसको फील्ड तक पहुंचाने के लिए। और इन ट्रेडिशनल मेथड्स के लिए लेबर के लिए क्या काम में आते थे, या तो कैटल या फिर ह्यूमन। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स, सो दीज मेथड्स आर चीपर। और इससे क्या होता था, ये मेथड सस्ते होते थे, इन पे ज्यादा खर्च नहीं आता था, बट लेस एफिशिएंट, पर इनकी एफिशिएंसी है जो कम होती थी। मतलब ये एक साथ में ज्यादा पानी कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक नहीं निकाल सकते थे।
पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। कॉमनली पंप्स यूज में आते हैं वाटर को लिफ्ट करने के लिए, और वो पंप चलते किससे है? डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी से। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स। और जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स है वो कौन कौन से हैं? द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, फर्स्ट है मोट या पुली सिस्टम। इसमें क्या एक थैले सा होता है, ये देखिए, इसमें जो पानी में डुबोया जाता है और जब वो भर जाता है तो उसको खींच के कुएं से बाहर निकालते हैं और ह्यूमन हाथ से उसको वापस खाली करते हैं। सेकेंड पार्ट है चैन पंप। ये इस तरह का एक चैन होती है जो पानी के इस रोल के ऊपर से होते हुए कुएं में नीचे उतरती है और उसको खींचते हैं तो वो ऊपर आती है और ऐसे खाली हो जाती है। ये भी ह्यूमन या एनिमल्स के यूज से खींची जाती है। थर्ड है डेल्की। डेल्की में रस्सी नहीं होती है, रस्सी की जगह एक लकड़ी होती है, उसके पीछे वजन बांधा हुआ होता है और यहां से पकड़ के किसान इसको कुएं में डुबोते हैं। जैसे ये बाल्टी भर जाती है तो ये छोड़ देते हैं, तो इस वजन के कारण बाल्टी ऊपर आती है। ऊपर आते इस साइड में खींच के पानी यहाँ खाली किया जाता है, यहाँ से खेतों में पहुंचता है। लास्ट है रहट। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें बैल को ऐसे बांध दिया जाता है, बैल कंटिन्यू गोल गोल घूमता रहता है और एक चैन होती है जिससे ये पूरा सर्कल होता है, इसके ऊपर ये ऐसे वेसल्स बांधे हुए होते हैं, ये नीचे जाके कुएं में भर के आते हैं। ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और पानी रेगुलरली निकलता रहता है। धीरे धीरे करके ये सारे सिस्टम अब कम यूज में आते हैं, कम ही जगह अवेलेबल है, बहुत कम जगह हमें को देखने को मिलते हैं। और इनकी जगह किसने ले ली है? नए जो मॉडर्न मेथड्स अवेलेबल है, या फिर इसकी जगह पंप लग गए हैं। जहाँ ये एनिमल्स और ह्यूमन काम कर रहे हैं उसकी जगह पंप लग गए और पंप से पानी बाहर निकलता है मोटर के थ्रू। आगे बढ़ते हैं मॉडर्न मेथड्स की तरफ। इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। मॉडर्न मेथड में क्या होता है? पानी इकोनॉमिकली हम यूज ले सकते हैं, मतलब कम पानी में ज्यादा फसल उगा सकते हैं। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलो। मेन मेथड कौन कौन से है? फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम सिंपल भाषा में आप समझिए जिसको हम कहते हैं फव्वारा पद्धति, और ड्रिप सिस्टम वो है जिसमें जड़ों को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया जाता है। शुरू करते हैं स्प्रिंकल सिस्टम, जिसका ये डायग्राम है। ऐसे पानी मोटर से कुएं से बाहर निकलता है और एक बड़े पाइप के थ्रू खेत में पहुंचता है। उसके आगे छोटे छोटे पाइप लगे हुए होते हैं, हर एक पाइप के ऊपर एक नोजल होता है जिससे पानी स्प्रे के रूप में फैल जाता है और फसल के ऊपर बराबर बराबर क्वांटिटी में पहुंचता रहता है। ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। ये सिस्टम ऐसी जगह ज्यादा कारगर है, ज्यादा यूजफुल है जहां पे लैंड जो है अनइवन होती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए, धोरों का क्षेत्र हो गया, वहां पे कहीं जमीन ऊपर होती है, कहीं पे नीचे होती है। तो इस पाइप्स के थ्रू सब जगह पानी प्रॉपर पहुंच जाता है। वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, और वहां पे वाटर भी कम क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, जैसा कि रेगिस्तान में हम देखते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स, सीधे पाइप्स हम इसमें काम में लेते हैं। हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, ये जैसे देखिए यहाँ पे हमको सारे पॉइंट से सीधे पाइप लेते हैं, उसके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल लगाते हैं। एंड आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन, और ये सारे इस मेन पाइपलाइन से जुड़े हुए होते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, बराबर बराबर गैप के बाद में। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर, जब पानी फ्लो किया जाता है मेन पाइप में प्रेशर के साथ, विद द हेल्प ऑफ पंप का हेल्प लेके, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, तो ये रोटेटिंग नोजल के थ्रू बाहर निकलता है और इस रोटेटिंग नोजल की वजह से पानी क्या हो जाता है? स्प्रिंकल्ड, मतलब फैल जाता है बूंद बूंद में। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, और कैसा लगता है जैसे कि बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, जो रेतीली जमीन होती है वहां पे ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। सेकेंड सिस्टम देखते हैं, सेकेंड मेथड ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ रूट्स।
इस सिस्टम में पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप फसल तक पहुंचता है, और वो भी फसल की जो हमारे पौधे की रूट होती है बिल्कुल उसके पास में, जिससे कि पानी हमारे बहुत ही कम यूज में आता है, कम खर्च होता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स, गार्डन्स और ट्री। ये फसल के बजाय गार्डन में और जो फल के पौधे होते हैं उसमें ज़्यादा यूजफुल होता है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, और इसमें क्या होता है, प्लांट्स को पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलता है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, और एक बूंद भी पानी वेस्टेज नहीं होता है। इट इज ए बून इन रीजन वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज पुअर। ये काफ़ी यूजफुल होता है ऐसे एरियाज में जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा इरिगेशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इरिगेशन में हमने पढ़ा इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन के सोर्सेज क्या है, इरिगेशन के बेनिफिट्स क्या है, और इरिगेशन के मेथड्स क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर फिनिशिंग इरिगेशन we are going to start our next topic, that is crop protection. Under this topic we start eradication of weeds. Eradication of weeds से मतलब है खेत में से weeds को रिमूव करना, weeds को नष्ट करना है। weeds क्या होती है, weeds होती है खरपतवार जिसको हम बोलते हैं। ऐसे पौधे या ऐसे छोटे छोटे प्लांट जो कि अनडिजायरेबल है पर ग्राउंड में, खेत में अपने क्रॉप के साथ में उग जाते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, वीड्स। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो। खेत में क्या होता है, बहुत से अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो कर जाते हैं नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, अपनी फसल के साथ में। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, और उन अनडिजायरेबल प्लांट्स जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, बिना चाहे उग गए हैं, उनको क्या बोलते हैं, वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और इन वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete विथ द क्रॉप। वीडिंग किस लिए नेसेसरी है कि ये जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स या अनवांटेड पौधे या घास, वो क्या करती है, हमारे मेन क्रॉप फसल के साथ में compete करती है। किस किस के लिए, वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। जो हमारे क्रॉप के हिस्से का पानी है, न्यूट्रिएंट है, स्पेस है, लाइट है, उनको कौन ले जाता है, वीड। उससे क्या होगा, हमारा जो मेन क्रॉप है, मेन प्लांट है, वो वीक हो जाएगा। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और वो हमारे क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, उसकी ग्रोथ पे असर डालेगा और उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग। कुछ वीड्स ऐसी होती है जो फसल की कटाई में भी इंटरफेयर करती है, एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, और वो मे भी जहरीली हो सकती है, पॉइजनस हो सकती है एनिमल्स या ह्यूमन बींग के लिए। अगर समझो बच्चों उस वीड जो जहरीली है वो घास के साथ में मिक्स होगी, और वो घास अगर एनिमल खाएगा तो वो एनिमल में जहर ले जाएगी और उसको डैमेज करेगी। और अगर कोई वीड्स है जिसके दाने या बीज हमारे फसल के साथ में मिक्स हो जाते हैं और वो अगर हम खाते हैं तो वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स। फार्मर बहुत अलग अलग तरीके से वीड्स को खेत से रिमूव करते हैं, एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ को कंट्रोल भी करते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। टिलिंग का जो प्रोसेस है, प्लगिंग के बाद में जो हम करते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक वीड्स को किल किया जा सकता है, उखाड़ दिया जा सकता है, और ये प्रोसेस भी फार्मर यूज में लेते हैं। विच में देन ड्राई अप, जो कि बाद में सूख जाती है और सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है, उसका डीकम्पोजिशन हो जाता है। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। वीड्स को रिमूव करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, जब वीड्स के ऊपर फ्लावर आने वाले हो या सीड्स आने वाले हो। उससे क्या होगा, अगर उस टाइम हम उसको रिमूव करेंगे तो उस वीड्स की नेक्स्ट जनरेशन उस सॉइल में नहीं उग पाएगी। द मैनुअल रिमूवल
इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। मैनुअली भी वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, उनको जड़ के पास से पकड़ के उखाड़ के या फिर जड़ के पास से कटिंग करके टाइम टू टाइम। दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ ए खुरपी। और ये किसके साथ हम कर सकते हैं, किसकी हेल्प से कर सकते हैं? खुरपी करके एक टूल्स होता है, एक औजार होता है, उससे हम ये काम कर सकते हैं। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड। कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो कि वीड्स को डिस्ट्रॉय करने या कंट्रोल करने के काम आते हैं। उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? वीडीसाइड्स। उसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन फील्ड। उसको क्या किया जाता है? फील्ड के अंदर स्प्रे किया जाता है, जिससे कि वीड्स किल हो जाती है, मर जाती है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। और ये हमारी फसल को कोई तरह की हानि नहीं पहुंचाते हैं। इन केमिकल्स को पानी के साथ में मिक्स करके रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर क्वांटिटी में स्प्रे किया जाता है, जिससे कि ये वीड्स को फार्म में से डिस्ट्रॉय कर सके। ये देखिए एक फार्मर है जो वीड्स के ऊपर वीडीसाइड का स्प्रे कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक क्रॉप प्रोटेक्शन में है हमारे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिजीजेज एंड पेस्ट। हमारी क्रॉप को डिजीज यानी बीमारियों से और पेस्ट से कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में। जनरली प्लांट डिजीजेज आर कॉज्ड बाय फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जनरली जो प्लांट्स होते हैं उसमें बीमारी किसके कारण होती है? या तो फंगस के कारण होती है, या बैक्टीरिया, या फिर वायरसेस के कारण। दीज डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड आइदर थ्रू द सीड इटसेल्फ। या तो ये डिजीज ट्रांसमिट होती है किससे? सीड्स के साथ, बीज के साथ में, और दे आर एयरबॉर्न और सॉइल बॉर्न। या फिर ये हवा के द्वारा या मिट्टी के द्वारा भी ट्रांसमिट हो सकती है। कॉमन फंगल डिजीजेज इन प्लांट आर। जो कॉमन डिजीजेज होती है वो दो होती है, उनके नाम है रस्ट ऑफ व्हीट एंड सेकेंड है ब्लास्ट ऑफ राइस। जो रस्ट ऑफ व्हीट है उसमें क्या होता है? बीज खोखला हो जाता है। और ब्लास्ट ऑफ राइस है उसमें क्या होता है? बीज टूटने लग जाता है। टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेज वी कैन स्प्रे फंगीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप। इनसे बचाने के लिए हम फंगीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो केमिकल होते हैं उनका स्प्रे क्रॉप के ऊपर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोटेक्शन है नेचुरल क्लाइमिटीज से। नेचुरल क्लाइमिटीज मतलब प्राकृतिक आपदाएं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं चलता है। ऐसी आपदाओं से हमारी फसल को नुकसान हो सकता है। वो कौन कौन सी क्लाइमिटीज होती है और उनसे कैसे कैसे बचा जा सकता है, चलिए पढ़ते हैं। फ्लूड, ड्रॉट, लो टेम्परेचर एंड फायर, ये चार तरह की क्लाइमेटीज है। फ्लूड हो गया हमारे बाढ़, ड्रॉट हो गया सूखा, लो टेम्परेचर हो गया ठंड, और फायर हो गई आग। इन सब से भी हमारी फसल को नुकसान हो सकता है। देयर इल इफेक्ट्स आर, इनके खराब इफेक्ट क्या क्या होते हैं फसल पे? फ्लडिंग, या तो फसल बह जाती है। स्टेगनेंट वाटर, या पानी जमा रह सकता है। रन ऑफ फर्टिलाइजर बह के जा सकता है। एंड सॉइल, मिट्टी भी बह के जा सकती है। ड्राइंग ऑफ क्रॉप्स, फसल हमारी सूख सकती है। एंड बर्निंग ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू फायर, और आग की वजह से हमारी फसल जल भी सकती है। इन सब से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? देयर इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय मींस ऑफ मेकिंग प्रॉपर ड्रेनेज। हमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि हमारे मिट्टी और फर्टिलाइजर बह के नहीं जाए, पौधे बह के नहीं जाए, और पानी प्रॉपरली वहां से ड्रेन हो जाए। एडिक्वेट इरिगेशन, सूखे से बचने के लिए हमें टाइम टू टाइम सिंचाई करनी चाहिए। और आग से बचने के लिए भी कुछ रेमेडीज की हमें व्यवस्थाएं करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट है एनिमल्स। एनिमल्स, चाहे जंगली एनिमल्स हो या पालतू एनिमल्स हो, वो भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डैमेज टू क्रॉप फील्ड ड्यू टू वाइल्ड एनिमल इज बिकमिंग ए कॉमन फिनोमिना। अभी के टाइम पे जंगली जानवर जो है वो फसल को नुकसान काफ़ी पहुंचाते हैं और ये एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। इसका कारण ये है कि जंगलों में अब खाने के लिए जानवरों को सही मात्रा में उनको चीज़ें नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है, तो जानवर धीरे धीरे करके हमारे खेतों की तरफ मुंह करते हैं, इधर आते हैं और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक मंकीज, बंदर, स्ट्रे एनिमल्स मतलब जंगली जानवर और
काऊ और बफेलोज, नील गायज जो हम रोज कहते हैं या नील गाय कहते हैं वो हो, बिसन्स मतलब जंगली भैंसा, डियर मतलब हिरण, वाइल्ड पिग जंगली सुअर, एंड इवन बर्ड्स और दूसरे पक्षी कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज टू क्रॉप। ये सब काफ़ी हद तक हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे कैसे? आइदर बाय रनिंग ओवर देम, या तो उसके ऊपर घूम के, और ईटिंग देम या उसको खा करके, एंड वर्ल्डलाइजिंग देम कंप्लीटली मतलब उसको कंप्लीटली नष्ट भी वो कर सकते हैं। दिस लीड्स टू पुअर यील्ड ऑफ क्रॉप, इससे हमें क्या होगा, हमारी जो फसल का उत्पादन है वो कम हो जाएगा। दीज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग फेंसेस एंड मैनुअल सर्विलेंस, और ये हम कैसे कम कर सकते हैं, या तो फेंसिंग तारबंदी करके या फिर मैनुअली हम उसकी रखवाली करके। तो बच्चों इसके साथ ही हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं इरिगेशन और क्रॉप प्रोटेक्शन। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी फॉलोइंग टॉपिक्स and these are under basic practices of crop production, and these are harvesting, threshing, winnowing, storage. After that we study keywords, जो वर्ड्स हमने इस चैप्टर में सीखे हैं वो, एंड व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उससे अगली क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर करेंगे। Thanks for watching this video. Please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan, and please like our Facebook page. Thank you.